हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें जो लाइन बोली गई है, ये आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें बोला गया है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये चीज़, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हैं, ये आप इसे इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में चल सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत जो है दिन पर दिन आप करिए और उसे बढ़ाते जाइए। 1 इंच भी क्यों ना हो, वो आप बढ़ाइए ज़रूर। फॉर लेट से फॉर एग्जांपल कि अगर आप जैसे कहीं सुबह दौड़ने जाते हैं, कहीं एक चक्कर मारते हैं किसी ग्राउंड का, तो मान लीजिए यहाँ तक आपने चक्कर मारा, तो दूसरे दिन जब दौड़ने जाए ना, तो भले इससे आप एक कदम आगे बढ़िए, लेकिन बढ़िए ज़रूर आगे। और आप देखेंगे ये बढ़ते 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 कब आपके ये दूसरे एक साथ आपको एक एक मतलब एक कदम बढ़ाते हुए आप कब जल्दी ही 2 चक्कर मारने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए, पता ही नहीं चलनी चाहिए। इनफैक्ट आपको भी ना पता चले और आप उस गोल के इतना नज़दीक पहुंच जाए कि लोग फिर हैरत माने, यार ये कैसे हो गया। तो यही था आज का मोटिवेशनल कोट। इसको अपने लाइफ में आप इंप्लीमेंट करके ज़रूर चलिए। काफ़ी ये कॉमन मोटिवेशनल कोट है, आइडिया ज़रूर रखिए और आप इसे इंप्लीमेंट करके चलेंगे ना। अब जब भी, अब तो मैं थोड़ा सा लेट लेके आ रहा हूँ। जब भी आप मेरा ये लेक्चर सुने, तो इससे जो भी अगर आपको अच्छे लगा करें, कि आपका लगे कि ये मोटिवेशनल कोट अच्छा है, आप प्लीज़ कहीं नोट डाउन करके रखिए। जॉट डाउन करके एक पेपर लगाइए, वहाँ पे आप लिखिए और देखिए। टाइम टू टाइम जब भी आप लो फील करें, तो आप उसे पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। फिर सबसे पहले आपको दे देता हूं कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो टोटल 2,74,77,062 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के। डेथ्स अगर देखेंगे तो 8,96,397 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक। रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,95,70,737 लोग कोरोना वायरस से अब पूरी तरीके रिकवर होकर घर जा चुके हैं। टॉप पे बना हुआ है यूएसए, दूसरे पे आ गया है अपना प्यारा देश भारत, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू। उसके बाद अगर आप टॉप हमारे देश के जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स देखेंगे, तो टॉप पे है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, फिर यूपी। अगर टोटल नंबर केसेस इंडिया की बात करेंगे तो लगभग 42,77,584 टोटल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के हमारे देश में आ चुके हैं। नंबर ऑफ केसेस अगर आप कल देखेंगे तो लगभग 75,000 प्लस केसेस थे, जो कि अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे देश में ही निकल के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जल्दी ही आप देखेंगे, हम यूएसए को क्रॉस करके टॉप पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। मुझे नहीं लगता कि ये बाय द टाइम ये सितंबर क्रॉस होगा, आप इंडिया को टॉप पे देखेंगे। तो जिस तरीके से जो कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। और हमारे देश में जिस तरीके से टेस्टिंग करी जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं सही चीज़ है। जो जो इतनी ज़्यादा टेस्टिंग करके इतने ज़्यादा जो पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट होगा उतनी जल्दी लोग ठीक होंगे। तो यही है, शुरू से यही बोला जा रहा था, मास टेस्टिंग करिए। मास टेस्टिंग से जो लोग पेशेंट निकल के आए पॉजिटिव, उनका आप ट्रीटमेंट करके फिर उन्हें ठीक करिए। तो वही सारी चीज़ें हैं जो सरकार को अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर टोटल डेथ्स की बात करेंगे तो इंडिया में लगभग अब 72,816 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आइडिया रखिएगा। चलता हूं अगले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है ई वेस्ट रिसाइकलिंग की। ये GS3 मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका इन्वायरमेंट सेक्शन का। सबसे पहले तो देखिए ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घरों में प्रिंटर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, टीवी होती है, स्मार्ट टीवी होती है, या जो भी मोबाइल फोन्स वगैरह ये सब जो होते हैं, इन सब का जो वेस्ट निकलता है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट यू कॉल ई वेस्ट। मतलब कि ई वेस्ट में आपने देखा होगा PCBs होती है, मतलब अंदर एक प्लेट टाइप की आपने देखी होगी। इसे बेसिकली
ग्रीन कलर की ये जो पीसीबी बोलते हैं, ये जो होती है इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें बहुत सारी सर्किट्स लगे हुए होते हैं, आपने ध्यान दिया हो तो देखा ज़रूर होगा। उसके बाद ही जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, इन सब को कैसे रिसाइकल किया जाए, इसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि रिसाइकलिंग और रीफर्बिशिंग करी जाएगी। जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का जो एंड प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों के खेलने वाला सामान, मोबाइल से निकलने वाली बैटरी, ये सब जो है ये ई वेस्ट की कैटेगरी में आता है। और लिथियम आयन बैटरीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबीज, ये सब को प्रॉपरली रिसाइकल करके यूज़ किया जाएगा, जिस भी सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं अगर आपको इंडिया की कंडीशन बताऊं, इंडिया में लगभग 178 रजिस्टर्ड ई वेस्ट रिसाइकलर्स हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो ई वेस्ट के रिसाइकलर्स हैं वो रिसाइकलिंग कर नहीं रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा इशू है। मतलब आपके पास ई वेस्ट का जो ई वेस्ट है, कचरा खूब सारा आ रहा है, लेकिन आप उसको ई वेस्ट को मैनेज करके नहीं चल रहे हैं, उसको रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। हमारे देश में तो पोल्यूशन बढ़ेगा ही ना। अभी आप देखेंगे एक एस्टिमेशन के हिसाब से ई वेस्ट जो है लगभग 1.8 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है हमारे देश में, और ये 5.2 मिलियन टन तक हो जाएगा 2020 की बात करें। तो आप सोचिए कि अगर इस वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकल नहीं किया जाएगा तो कितने ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी ये सब डिस्कस करूँगा। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली जो एम है, जो इसका बेसिकली पर्पज़ है, वो है रिसाइकिल और रिफर्बिश करना जो लिथियम आयन बैटरीज, पीसीबीज मैंने आपको बताया, और एक्सट्रैक्ट करना प्रेशियस मेटल्स जैसे कि कोबाल्ट, निकल, लिथियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लैटिनम। दोस्तों ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना कि जो ई वेस्ट होता है इसमें कौन कौन से मेटल्स निकल के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इनफैक्ट डायरेक्ट क्या, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इनफैक्ट यूपीएससी के द्वारा कि ई वेस्ट में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं। आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे, कोबाल्ट, निकल, लिथियम बोल दिया इसमें कि मतलब कोई दूसरा मेटल, बेरिलियम बोल दिया, आर्गन बोल दिया, गैसेस, कुछ कुछ भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरे ऑप्शंस डाल के आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कोबाल्ट, प्लैटिनम, गोल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आइडिया ज़रूर रखिएगा। उसके बाद इससे इस प्रोजेक्ट का बेसिकली काम होगा कि एनकरेज करे, और जो स्टार्टअप्स है, जो नए नए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि ई वेस्ट को रिसाइकल करना चाहते हैं, अपने देश की इकोनॉमी में एक एक बेहतर, एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का जो एक रिलेशन है वो हारमोनियस रिलेशन जो है वो बना रहे। साथ ही साथ आप देखेंगे जो सी मेट है, ये इसमें जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे कि ई वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके और प्रॉपरली प्रोसेस किया जा सके। इसमें आप देखेंगे इंपोर्ट जो किया जाता है रॉ मटेरियल्स का, जो कि यूज़ किए जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, पीसीबीज, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा ई वेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो इंपोर्ट किया जा रहा है रॉ मटेरियल्स का, उस पर भी नज़र रखी जाएगी। जो कंपनीज जिन्हें सिलेक्ट किया गया है जो कि प्रोसेस करेंगी लिथियम आयन बैटरीज, वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी इन्हें प्रोवाइड की जाएगी सी मेट लैब्स के द्वारा, ये पूरी तरीके से टेस्टेड और अच्छी क्वालिटी की वेरीफाइड टेक्नोलॉजी होगी, जिससे कि प्रॉपरली चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस किया जा सके। जो दूसरे मेजर्स लिए जाएंगे सीमेट के द्वारा, उसमें आप देखेंगे जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होंगी, यानी कि जो सरकारी और जो गैर सरकारी कंपनीज होंगी, उनके साथ मिल के इसमें एक सेकंड को फंडिंग इंडस्ट्रियल पार्टनर बनाया जाएगा, जिससे कि सपोर्ट मिल सके, और जो एक लिथियम आयन और सोडियम आयन बैटरीज होती हैं, उनके जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके, प्रॉपरली उनको प्रोसेस किया जा सके। को फाउंडिंग पार्टी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रोपोर्शनेट शेयर है एज पर फंडिंग रेशियो इन रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम नाउ हाउ आईपीआर जनरेटेड, मतलब कुल मिला के जो भी मान लीजिए जैसे आप जब रिसाइकिल करते हैं किसी पीसीबी को या किसी लिथियम आयन बैटरी को, तो इससे क्या निकलेगा, इससे मेटल्स निकलेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कोबाल्ट, गोल्ड, उसके बाद प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, तो ये सब जो मेटल्स निकलेंगे इससे काफ़ी
ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये जो प्रॉफिट जनरेट होगा इसको कैसे इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उससे सरकार को कैसे हेल्प मिले, जो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी अलग अलग माध्यम से, अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी उससे। अभी मैं अगर आपको रिसेंट एक एग्जांपल दूं तो टोक्यो ओलंपिक जो इस बार नहीं हुआ, वहां पे जितने भी इस बार मेडल्स दिए जाते, मतलब ओलंपिक जो विनर्स होते, जो गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते, वो सारे ई वेस्ट से निकले हुए मेटल से बनाए गए मेडल्स की बात की जा रही थी। तो आप सोचिए जापान कितना ज़्यादा आगे है ई वेस्ट के मामले में, ई वेस्ट को मैनेज करने के मामले में। कुछ ऐसा ही इंडिया भी कर सकता है, बिल्कुल एक इनोवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। टोक्यो नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप लोकल लेवल के जो गेम्स होते हैं उसमें ही ये इंप्लीमेंट करिए, जिससे कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मैसेज जाए सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं। पीसीबी की अगर आप बात करेंगे तो पीसीबी को भी इसमें देखेंगे जो सीमेट के द्वारा शॉर्ट इसमें कोलैबोरेशंस किए गए हैं कंपनीज और स्टार्टअप्स के द्वारा, जिससे कि एक सेटअप क्रिएट किया जा सके गैस फायर्ड टिल्टिंग रोटेटरी फर्नेस, जिसमें जैसे कि आप देखिए जो पीसीबी बोर्ड होता है, जो मैंने आपको ग्रीन बोर्ड बताया, इस बोर्ड में बहुत सारे जो सर्किट्स होते हैं, मेटल्स लगे होते हैं, इसको आप एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो आपको एक कंट्रोल्ड वे में इसको जलाना होगा, कंट्रोल्ड वे में इसे डिकम्पोज करना होगा, तभी आप इससे जो कॉपर का इसमें कॉपर लगा हुआ काफ़ी कम मात्रा में होता है ना, तो कॉपर हो गया, उसके बाद जो गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, इसको तभी आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो इस सब जल के एक साथ खराब हो जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही सब यहाँ पे समझाया गया है कैसे पायरोलिटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू इसे कंट्रोल्ड वे में डिकम्पोज किया जाएगा और इनर्ट एटमॉस्फेयर से ये सारी जो मेटल्स हैं रिकवर करे जा सकेंगे। इंडिया की अगर आप बात करें थोड़ा सा डिटेल में, अगर आप देखेंगे इंडिया लगभग 2.6 केजी ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है पर कैपिटा के हिसाब से 2019 के अंदर में, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाना है, क्योंकि ई वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा कोई देश डिजिटाइज होगा, डिजिटल, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, डिजिटल इंडिया मतलब ज़्यादा कंप्यूटर, ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब ई वेस्ट भी बढ़ना ही बढ़ना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए जिससे कि जो प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशिंग है, बोला जाता है 3R के बारे में, रिसाइकल, रिफर्बिश और उसके बाद रिसाइकल का एक और वर्ड है मेरे को याद नहीं आ रहा है, 3R करके जो प्रोसेस होती है उससे जो है पूरा इसे लेके चला जाता है, जिससे कि एक प्रॉपर ई वेस्ट को है सही तरीके से डिकम्पोज किया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे 312 इंडिया में टोटल ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स हैं, इसमें ऑथराइज्ड लिखा है, रजिस्टर्ड नहीं लिखा। जो मैंने पहले आपको बताया था वो रजिस्टर्ड थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट रखिएगा। उसके बाद जो कैपेसिटी फॉर ट्रीटिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलो टन, लगभग 800 किलो टन जो ई कचरा है इसे प्रोसेस करने की जो क्षमता है, इसको प्रॉपरली लेकिन किया नहीं जाता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो रिसाइकलिंग जो है ये इसे अच्छे से किया जाना चाहिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के द्वारा ई, मतलब जैसा देखा होगा आपने बहुत बार, जो कबाड़ वाले होते हैं, जो कबाड़ी का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का जो सामान होता है उसका, उसके बाद जो टीवी का जो वेस्ट होता है, मोबाइल का वेस्ट होता है, ये सब जो है यही इनफॉर्मल सेक्टर्स में इसे रिसाइकल किया जाता है। और इसका जो प्रॉपर जो एक सस्टेनेबल वे में डिकम्पोजिशन होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है जिससे कि हमारे देश में अच्छे से रिसाइकलिंग करी जा सकेगी। तो इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है यूथ एम्पावरमेंट की, कैसे, अभी ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, आप इसके बारे में देखिए। फोकस दिया जा रहा है इंडिया की भारत के जो युवाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम होगा। तो आप सोचिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें देखिए 5 पिलर्स की बात की गई। सबसे पहले इकोनॉमी को रिवाइव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, सिस्टम जो है, जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना है, डेमोग्राफी मतलब जो यूथ है उसको कैसे काम में लेना है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट, ऐसे एक्सप्लॉइट तो गलत वर्ड हो गया, लेकिन कैसे एक्सप्लोर करना है, इनफैक्ट ये आप बोल सकते हैं डिमांड करना, जो डिमांड है जो पावर की वो कैसे मैनेज करके चलना है। इन 5 पिलर्स पे बेसिकली सेल्फ रिलायंट इंडिया काम करेगा।
फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिया की अगर आप बात करें, तो जो अगर हमें अपने देश में सेल्फ रिलायंस अचीव करना है, तो सबसे पहले हमें अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने देश के नागरिक हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करना होगा। कैपेबिलिटीज़ को आप कैसे एनहेंस करेंगे? कोई बच्चा है, स्कूल में है, अगर उसको आप बचपन से ही अच्छी स्वास्थ्य देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, तो क्या होगा, जब वो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा एजुकेशन होगा तो वो अच्छी नौकरी करेगा। जब अच्छी नौकरी करेगा तो वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। जो उसे सैलरी मिलेगी उससे वो टैक्स देगा, सरकार को इससे फ़ायदा होगा। अच्छे दूसरे दूसरे देशों में जाके अगर स्किल्ड हो गया तो दूसरे देशों में जाके काम करेगा, जिससे रेमिटेंस भेजेगा हमारे देश में। तो ये सब जो फ़ायदे हैं ये तभी आप देख सकते हैं जब हमारे देश का जो यूथ होगा, हमारे देश का जो युवा होगा, उसे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर हेल्थ मिलेगी, तभी ये सब चीज़ें कर पाएंगे। और इसके लिए चाहिए क्या? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सरकार के द्वारा। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे, जीडीपी के रेशियो में अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ में खर्च करना चाहिए, एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए। तभी तभी तो कल को जो हमारी डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो और अच्छे से एम्पावर हो सकेगा, जो हमारा यूथ है वो काबिल बन सकेगा। तो यूथ को काबिल बनाना है तो 2014 में देखिए यहाँ पे बात की गई थी नेशनल यूथ पॉलिसी, जिसमें बोला गया था जो भी लोग 15 से 29 साल के बीच में हैं वो इसके दायरे में आएंगे और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें आप देखेंगे लगभग 27.5% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इस दायरे में आती है। तो आप सोचिए वन थर्ड, लगभग वन थर्ड जो नंबर है हमारी टोटल पॉपुलेशन का वो यूथ है। तो क्या है, कितना ज़्यादा हम इस यूथ को अगर सही दिशा दें, सही एक रास्ता दिखाएं, तो हम कितने अच्छे से अपनी इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो नेशनल यूथ रिपोर्ट है उसके द्वारा बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में लगभग एक यूथ पे 2,710 रुपये 2,710 रुपये एक बच्चे पे खर्च करता है। किन किन सेक्टर्स में? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सेक्टर, फूड सब्सिडीज, ये सब में मिला के क्या खर्च कर रहे हो? 2,710 रुपये एक पर कैंडिडेट। आप सोचिए कितना कम है। लगभग आप देखेंगे टोटल जो ये अमाउंट बनता है लगभग 90,000 करोड़ बनता है। और अगर आप देखेंगे स्टेट्स भी इसमें इतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अगर टोटल आप देखेंगे 90 ये और 90 वो स्टेट्स के द्वारा, तो लगभग 1,80,000 करोड़ के आसपास हमारा खर्च होता है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल तो हमारी जीडीपी का जो 1% है ना उससे भी कम है। तो आप सोचिए हमारे देश की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कितना कम पैसा खर्च करती हैं हमारे देश के जो यूथ है, जबकि खर्च कितना ज़्यादा, मतलब जितना आप ये सोचिए ना यूथ पे, तो आप जितना अच्छे से खर्च करेंगे, जितने अच्छे से बच्चे आईआईटी जाएंगे, जितने अच्छे बच्चे जो हैं पीजी करेंगे, आईटीआई करेंगे, जितना ज़्यादा स्किल्ड जो है बच्चे होंगे उतने ही ज़्यादा हमारा देश आगे जाने वाला है। लेकिन सरकार ये चीज़ समझने को ही नहीं तैयार है। आज की डेट में आप देखिए कोविड-19 है, लेकिन हमारा आप देखिए हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आज की डेट में आ गए। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ही नहीं। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि हम इतने बड़े देश में 136 करोड़ की जनता को संभाल सके। अगर कोरोना हो जाए तो कैसे उनको बेड देंगे, कैसे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। अब इतने सारे फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी मनमानी कर रहे हैं, किडनी निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको एक सेक्टर ओरिएंटेड जो अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी कि हर सेक्टर में आप प्रॉपर वॉचडॉग रखें, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जा सके। और आप देखेंगे कि ये यही मैंने भी बोला कि ये बहुत कम है अगर उनकी आबादी के अनुरूप से देखा जाए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है? वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि लगभग एक देश को 4% ऑफ जीडीपी खर्च करना चाहिए अपने यूथ पे, लेकिन इंडिया क्या 1% से भी कम कर रही है। तो यही रीज़न है ना कि हमारे देश से इतना ज़्यादा 135-136 करोड़ की जनता होने के बावजूद आज हम जो है लगभग छठे नंबर पे खड़े हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं चाइना देखिए अब टॉप पे है, जबकि होना चाहिए हमें टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही, लेकिन नहीं है हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद। तो दिक्कत यही है ना कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है, अपना जो यूथ है, उसको कहीं ना कहीं सही रास्ते पे नहीं ले जा पा रहे हैं। तभी ये एक बच्चा सिंपल ग्रेजुएट हो रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग करके वो फिर सिंपल एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके बाद वो 5-5 साल उसमें लगा हुआ है, उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं,
टीयर 1 क्लियर कर रहा है, टीयर 2 क्लियर कर रहा है, उसके बाद थाली बजा रहा है, बेरोजगारी का वो नारा दे रहा है। तो क्यों, जबकि अगर आप इसको प्रॉपर सारी चीज़ें यहीं पे फैसिलिटी प्रोवाइड करो, जॉब बीटेक करने के बाद तुरंत उसको अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा उसका सेटअप तैयार हो जाए, क्यों वो परेशान होगा, क्यों वो भटकेगा। तो सरकार को चाहिए कि वो प्रॉपरली ये सब पॉलिसी लेके आए। 2017-18 की अगर आप बात करेंगे तो यूथ का जो पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे लेबर फोर्स में, तो वो लगभग 38.3% था। अगर इसमें आप देखेंगे ड्राइंग फ्रॉम 2018 स्टेट का जो वर्किंग इंडिया रिपोर्ट है, उसमें बोला गया है कि यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगभग 18.3% रहने वाला है। यानी कि 3.47 जो करोड़ जो युवा है वो बेरोजगार रहने वाले। तो आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है, 3.7 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने में एक मेट्रो सिटी बन जाती है। आप सोचिए लगभग 30% जो यूथ है वो इस कैटेगरी में आती है कि जो ना कि एम्प्लॉयड है, ना कि उसके पास कोई नौकरी है, ना ही वो इस लेवल की एजुकेशन है। तो आप सोचिए 33% जो इंडिया का स्किल्ड यूथ है वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो आप सोचिए ना, स्किल्ड है बंदा उसको भी नौकरी नहीं है, जो पूरी तरीके अनस्किल्ड है उसको भी नौकरी नहीं है। तो नौकरी आप दे किसको रहे हो। 45 बोला जाता है कि हमारे देश में 45 साल का सबसे जो लो लेवल है अनएम्प्लॉयमेंट में वो आज की डेट में है। यूथ के पास नौकरी नहीं है, 45 सालों में सबसे कम जॉब्स आज की डेट में है। तो ये सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलके प्रॉपर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए। फर्दर अगर आप देखेंगे 50 लाख जो यूथ है वो एक्सपेक्ट किया जाता है हर साल कि वो वर्कफोर्स में एंटर करेगा। उसके बाद इसके अगर एनुअली देखेंगे तो कोविड-19 जो है लॉकडाउन के टाइम पे आप जो 14 करोड़ जॉब्स जो है वो इस साल लगभग अप्रैल से लेके अब तक लगभग 14 करोड़ जो जॉब्स हैं वो चली गई हैं पूरे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और 2.7 करोड़ जो है इसमें से सिर्फ जो है यूथ है। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा यूथ के लिए जो युवा है उसके लिए एक खतरे की घंटी है। कहाँ जाएगा वो, जब नौकरी नहीं करेगा, जब वो उस पैसा नहीं कमाएगा तो वो करेगा क्या। फिर जब वो देश में क्राइम बढ़ेगा, देश में और दूसरी चीज़ें दूसरी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होगा, तो फिर आप बोलेंगे हमारा देश बिगड़ रहा है, हमारे देश का यूथ नहीं संभल रहा है हमसे। तो ये सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं ना कि आप कैसे कंट्रोल करके चलो। एस्पिरेशनल यंगर जनरेशन, ये क्या, इसमें बोला जा रहा है जो बॉर्न आफ्टर 1991। अब 1991 में हुआ क्या था। 1991 में हमारे देश में मनमोहन जी के द्वारा लाया गया था एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये 1991 के बाद जो बच्चे पैदा हुए इनके पास ये आप सोच लीजिए कि एक की है कि वो जो आने वाले टाइम में है हमारी इकोनॉमी को एक नई दिशा दे सके। क्योंकि 91 से 2021 के बीच में देखेंगे तो जो 30 साल का जो गैप होगा, जो बच्चा उस समय पैदा हुआ तब से अब तक सोचिए ना वो किस लेवल पे पहुंचा होगा, उसका जो एजुकेशन है वो किस लेवल पे होगा, उसका किस अच्छे से वो एजुकेट होके जो आज के समय में अपनी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंडिया हैज़ जस्ट इस समय मतलब वही बोला जा रहा है कि सिर्फ एक लगभग 10 साल का समय है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ करे और इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाए कि वो कैसे इस डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को जो है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, जिससे कि इकॉनमी जो है वो रिवाइव हो और एक हमारे जो देश की यूथ है उसको एक सही दिशा दी जा सके। ये इसलिए देयरफॉर इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टाइम टू लॉन्च इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम akin to यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी, इसे बोलते हैं यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी, टू बी टर्न्ड आउट एट आर कंट्रीज कंटेक्स्ट। जो यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी एमर्ज किया लगभग ये देखने को मिला 2010 के टाइम में, जब यूथ में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। मतलब वहाँ पे जब बहुत सारे लोग जो गरीब थे, जो जिनके पास नौकरियाँ नहीं थी, तब ये लाया गया। और उसके बाद जो फिर वहाँ पे जो यूथ है उसको बेसिकली जॉब प्रोवाइड्स कराई गई, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनी। इंडियन यूथ गारंटी जो इनिशिएटिव है इसमें भी एक स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए जिससे कि ये देखा जा सके कि जो फंक्शंस हैं फैसिलिटरी फ्रेमवर्क फॉर एंश्योरिंग गेन
गेनफुल एंड प्रोडक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ, मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे एट टाइम ऑफ फिस्कल स्ट्रेस, मतलब जब इस समय हमारी इकोनॉमी ऑल टाइम लो पे चल रही है, -23.9, आप सोच लीजिए ये हमारी कंट्री का पिछले क्वार्टर का ग्रोथ है। तो इस ग्रोथ के साथ आप कैसे ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे देश की जो यूथ है उसको प्रॉपर जॉब मिलेगी, प्रॉपर उसको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, प्रॉपर उसको सारी चीज़ें स्टार्टअप्स के लिए पैसा मिलेगा, कैसे इंश्योर करेंगे? तो ये आपकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो कैसे आप उसको एलोकेट कर सकते हैं बजटरी रिसोर्सेज, जिससे कि आने वाले टाइम में एक यूथ कंपोनेंट प्लान क्रिएट करा जा सके, जिससे कि स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फंड्स जो है उसके लिए दिए जा सकें, जिससे कि आप देखेंगे कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जैसे कि आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल सब प्लान्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए आप अलग से एक फंड इशू कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने लेवल पे ग्रो करें। यूथ कंपोनेंट प्लान इसको फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ को मिलके, जिससे कि सभी की जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस किए जा सकें, जो चैनलाइज किए जा सकें फ्लोज ऑफ आउटलेज एंड बेनिफिट्स प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ यूथ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सब रीजनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप यूथ हैं और आपको ये बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि कैसे हमारे यूथ जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है, और कैसे अगर यूथ को एम्पावरमेंट करने में कामयाब रही हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आने वाले टाइम में कोई दूसरी सरकार, तो हमारा यूथ क्या कुछ करके गुजर सकता है। तो ये सब आइडिया ज़रूर रखिएगा। सोशल जस्टिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है एलएसी एग्रेशन, और यहाँ पे जो इंडिया के द्वारा कंफ्यूजिंग जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उस बारे में बोला जा रहा है कि अभी जो एलएसी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ऑफ बना हुआ है। अभी भी आप देखिए ये वाला एरिया, ये देखिए, ये जो है, ये बेसिकली जो एरिया है ये वाला, ये टोटल, ये अक्साई चीन, ये जो अक्साई चीन है, ये बेसिकली आप इसे एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद ये जो है पीओके, इसे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, एलओसी बोलते हैं, इसे एलएसी बोलते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे गालवान में जो क्लैश हुआ, जिसमें हमारे जो लगभग 20 जो सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनके मतलब जाने के बाद से काफ़ी ज़्यादा हमारे और चाइना के बीच में जो रिलेशंस है वो ऑल टाइम लो पे पहुंच चुके हैं। चाइना अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हमने उसकी 200 ऐप्स पे बैन लगा दिया, काफ़ी जो उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का इंडिया में इन्वेस्टमेंट था उस पर रोक लगा दिया। आईपीएल में आप देखिए जो वीवो का जो एक टाइटल स्पॉन्सरशिप थी जो वीवो की, उससे हटा दिया। तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। इकोनॉमिकली और मिलिट्री की जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दोनों एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया और जो चाइना है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो आने वाले टाइम में जो बयानबाजी हो रही है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि अप्रैल से लेके अब तक चाइना अपनी ही मनमानी करता चला आ रहा है। हमारे देश के आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था जून 20 को कि ना तो चाइना ने हमारे देश की किसी टेरिटरी में घुसे हैं, ना ही उन्होंने कोई मिलिट्री पोस्ट पे कब्जा किया है, और ना ही वो हमारे देश में एक कदम भी आ गया है। ये उनका स्टेटमेंट था, और जस्ट इसके कॉन्ट्रडिक्ट, जस्ट इसका उल्टा स्टेटमेंट दिया गया हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर के द्वारा। उन्होंने बोला कि चाइना का जो काउंटर पार्ट है, उन्होंने हमारे देश के जो गालवान वैली वाला जो एरिया जो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे एक इरेक्ट स्ट्रक्चर बना लिया है। मतलब उन्होंने अपने हमारे देश की बाउंड्री से पार आके, एलएसी को पार करके हमारे देश की वहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिस वजह से जो हमारी और चाइना की जो सेना थी आपस में भिड़ गई। हालांकि कोई गोली नहीं चली, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में नहीं था कि गोली चला सकता है कोई, लेकिन लाठी डंडों से, लात घूंसों से बहुत ज़्यादा एक दूसरे की मार कुटाई हुई, और जिसके बाद हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, और बोला जाता है उनके भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। बॉर्डर जो जिस तरीके से हमारे और चाइना के रिलेशन सही चल रहे थे, वुहान समिट हुई, मामल्लपुरम में उसके बाद एक इनफॉर्मल समिट हुई, उसके बाद भी अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं इट इज़ अ बिग डिप्लोमेटिक फेलियर फॉर अस।
साथ ही आप देखेंगे जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि हम लोग तब तक कोई इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, तब तक इंडिया और चाइना के बीच में बिजनेस नॉर्मल नहीं रहेगा जब तक चाइना जो है स्टेटस को जो है उसे मेंटेन नहीं करता। स्टेटस को क्या है, इस यथास्थिति, यथास्थिति मतलब ये, एक मिनट, ये लेट से कि ये एलएसी है, ये चाइना है, ये इंडिया है। यहाँ पे इंडिया अपना अपने अंदर रहेगा और चाइना अपने अंदर रहेगा, कोई भी एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन जब तक चाइना ये काम करता रहेगा, दखल अंदाजी करता रहेगा, तब तक कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। तो आप सोचिए कि फॉरेन सेक्रेटरी हमारे और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक बात बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग बात बोल रहे हैं। तो आप सोचिए या तो प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं या फिर ये सही बोल रहे हैं। तो अब इसमें ये चीज़ का एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो बयानबाजी हो वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के की जाए और इसमें कोई भी ऐसी बात ना बोली जाए कि कोई दूसरा देश जो हमारा विरोधी है उसे फ़ायदा मिले। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बात बोली तो जो चाइना के जो काउंटर पार्ट थे, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बेसिकली ये बोला कि जब हमने उनकी टेरिटरी में घुसे ही नहीं, जब हम उनकी टेरिटरी के अंदर गए ही नहीं, तो चाइना के साथ, चाइना का इंडिया के साथ डिस्प्यूट कैसा है, चाइना क्यों फालतू में इंडिया परेशान हो रहा है, क्यों इंडिया बार बार हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, जब हम घुसे नहीं तो फिर बोलने का क्या ही मतलब है। तो इंडिया को चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को, बायलेटरली चीज़ों को सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, कम से कम बयान दे, जिससे कि सरकार की कहीं ना कहीं बार बार बेइज्जती ना हो। सरकार, आप सोचिए ना कि हमारे देश की जो देश में इस समय जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो किस मुद्दे पे 2014 में जीत के आई। आप देखिए जो नेशनलिज्म का मुद्दा था जिसमें हमारे देश के, आपने देखा पुलवामा में हमला हुआ, इतने सारे हमारे सैनिक शहीद हो गए, उसी के मुद्दे में नेशनलिज्म 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 कर करके 2014 में क्या बोला जा रहा था, 2014 में बोला जा रहा था कि 45 साल के बिल्कुल लो में है हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कोई भी बच्चों के लिए जॉब नहीं है, जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके बिगड़ी हुई है, कोई भी प्रॉपर इकॉनमी काम नहीं कर रही है, इनफॉर्मल सेक्टर पूरा बेकार हो गया है जीएसटी की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से, ये सारे मुद्दे गिनाए जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पुलवामा होता है वैसे ही आप सोचिए ना कि हमारे देश की जो एक स्थिति है वो बिल्कुल बदल जाती है। सब मुद्दे छोड़ के बात होने लगती है किसकी, नेशनलिज्म की, कि कैसे हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र को सर्वोपरि मतलब राष्ट्र को बचाने के लिए कौन काम कर सकता है, वो है सिर्फ गवर्नमेंट। तो यही चीज़ें हैं कि सरकार को सोचना चाहिए कि उसे अपने पॉलिटिकल एजेंडे को और देश की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा आप समझ सकते हैं जो कि कंटिन्यूसली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, जिस वजह से हमारा जो पूरे वर्ल्ड में एक, आप सोचिए ना कि एक अलग ही तरीके की हमारी हनक हुआ करती थी। आप सोचिए नेपाल जैसे देश कभी बोल नहीं पाते थे, वो आज की डेट में हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल में सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं उनको गोली मारी गई। उसके बाद पाकिस्तान जो अलग एक प्रोपोगंडा अलाप रहा है सो अलग, चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है सो अलग, नेपाल सोचिए कभी भी नेपाल के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी कि बिना इंडिया के अपना एक कदम भी आगे बढ़ाए। आज नेपाल जाके बैठा हुआ है चाइना की गोद में, चाइना की जो बोल रहा है वो ही बोल रहा है। तो आप सोचिए कि कितनी ऑल टाइम हमारी जो नेबर पॉलिसी है, जो हमारा सार्क इनिशिएटिव है, उस सबको हम लेके ही नहीं चल पा रहे, जिस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे चाइना जो मनमानी कर रहा है उसके कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो यूएस है, यूएस में इस समय इलेक्शन सर पे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना पूरी तरीका जो फोकस है वो उन्होंने इलेक्शंस में लगा रखा है। साथ ही यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो भी इस समय कोविड-19 की वजह से उनकी इकॉनमी डाउन है, तो वो पूरा फोकस अपनी इकॉनमी पे कर रहे हैं। तो चाइना का क्या है, चाइना पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है। चाइना सोच रहा है कि जैसे भी करके वो जो भी करेगा, इस समय कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा जूझे हुए हैं कि हम पे कोई देखेगा नहीं। चाइना साउथ चाइना सी में जो है अपना दबदबा दिखा रहा है, इंडिया में दबदबा दिखा रहा है, उसके बाद भूटान में जो साकेत सेंचुरी है वहाँ पे जो अपना दबदबा दिखा रहा है। और यही रीज़न है दोस्तों कि चाइना
आप सोचिए ना कि कहाँ से कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आया चाइना से। और इस समय अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छी किसकी है? चाइना की। तो प्रोपोगंडा समझिए, चाइना अपने देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, चाइना अपने देश के लोगों को एक तरीके से उनका ध्यान कोविड 19 से हटा के दूसरी चीज़ों पे ले जाने के लिए, जिससे कि चाइना के अंदर कोई बगावत की स्थिति ना क्रिएट हो जाए, वो नेशनलिज्म जैसे जो मुद्दे हैं इन पे फोकस कर रहा है। जिस वजह से आप देखिए लोग जो है वहाँ के, वो यही सोच रहे हैं, नहीं हमारा देश में कोई हमला नहीं करे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कोरोना। और यही चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है चाइना, बीइंग अ अथॉरिटेरियन कंट्री, बीइंग अ एक जो जिस तरीके से जो शी जिनपिंग का जो एक रूल करने का जो तरीका है, वो सबको नज़रअंदाज करते हुए चाइना अपना पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अगर आप देखेंगे ना इंडिया चाइना के बीच में, तो इंडिया चाइना जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक का बोल सकते हैं कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो मजबूत है, लेकिन हमारा जो साइबर स्पेस है, जो साइबर है स्पेस, इन सब में काफ़ी ज़्यादा एक बैक हैंड है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं, जिस वजह से हम अगर युद्ध होता है तो वहाँ पे हम लैग कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों में हमारे हम कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारा एयरफोर्स स्ट्रांग है, हमारी नेवी स्ट्रांग है, हमारा आर्मी स्ट्रांग है, हर तरीके से स्ट्रांग है, लेकिन वॉर इज़ नेवर एन ऑप्शन, वॉर इज़ नेवर अ सोल्यूशन। आप कितने भी बड़े युद्ध देख लीजिए, सारे युद्ध जो है टेबल पे बैठ के ही उनका जो है निष्कर्ष निकाला गया। वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, कोई भी हो, हर जगह आप देखेंगे ऑन टेबल ही बात हुई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप समझिए, ये सब जो मैं इतना ज़्यादा बताता हूँ आपको, ये मैं ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा हुआ है वही बताता हूँ। काफ़ी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस, इतना समय हो गया मुझे डेली करंट करते हुए, पढ़ते हुए, तो थोड़ा उसी हिसाब से मैं आपको चीज़ों को ज़्यादा एक ब्रॉडर एंगल से समझा पाता हूँ। और दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड और आपको बता दूं, तो चाइना जो है 6 जून को सबसे पहले जो हमारी जो पैंगोंग तासो लेक है लद्दाख के अंदर, उसने यहाँ पे पहली बार एक अपना वो एक तरीके से झगड़ा स्टार्ट किया था, जिसके बाद लद्दाख के अंदर हमारे जो गालवान में 20 सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हुए कैजुअल्टीज़ होने के वजह से। उसके बाद से अब तक जो है करंटली स्टैंड ऑफ जो बना हुआ है, अभी जो राजनाथ सिंह और जो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन दोनों के बीच में रशिया में बात हुई, रशिया के मीडिएशन में, तो वो सब बातें चल रही हैं। और अब इंडिया को जो है चाहिए कि एक अपना एक एग्जैक्ट एक एक पॉइंट पे खड़ा हो जाए कि भाई हम इससे ज़्यादा नहीं झुकेंगे, और आप अब भले वॉर में जाना पड़े, आप वॉर करिए, लेकिन ये चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि हमारे लिए, हमारे जो देश के लोग हैं उनके लिए क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सिर्फ आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए मत सोचिए कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके कल को आप चुनाव हार जाएंगे। चुनावी बात से ऊपर बढ़ के आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, आपको देश की अखंडता संप्रभुता के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा देश एक सेफ, जो उसकी जो एक रेपुटेशन है वो बनी रहे। तो यही सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आपको मेरी जो स्लाइड्स हैं जो पूरे लेक्चर की, ये IS जो सूत्रा चैनल है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस समय मैं क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई में ही बिज़ी हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन गाइज, जय हिंद।